Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new chapter number 15, some natural phenomena. ठीक है, तो आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सम नेचुरल फिनोमेना. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ नेचुरल फिनोमेने हमारे पास कैसे होते हैं. जैसे आपने देखा होगा विंड्स हमारे पास मूव करती है, तो वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा विंड जो है हमारे पास क्या करती है, मोमेंटम होती है एयर की, उसको बोलते हैं हम बेटा विंड्स. जैसे स्टॉर्म आता है, ठीक है, तूफान आता है, तो वो क्या है एक बेटा नेचुरल फिनोमेना है. साइक्लोन आता है, वो भी क्या है एक बेटा नेचुरल फिनोमेना है. ठीक है, तो जो तूफान आता है, स्टॉर्म आता है या साइक्लोन आते हैं जिसको बोलते हैं बेटा चक्रवर्ती तूफान. ठीक है, तो वो सब क्या है हमारे पास नेचुरल फिनोमेना है. लेकिन आपने इनके बारे में क्लास 7th के अंदर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा. ठीक है, तो क्लास 7th के अंदर हम किसके बारे में पढ़ा था बेटा, विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में पढ़ा था कि विंड क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है और साइक्लोन क्या होता है. अब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बता सकता हूँ कि उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास स्टॉर्म आता है या साइक्लोन आता है वो एक डिस्ट्रक्टिव मैनर में आता है. मतलब हमारी लाइफ की, हमारी जो ह्यूमन की जितनी भी नीड होती है उसका सबका लॉस हो जाता है. ठीक है, जब भी साइक्लोन आता है, जब भी स्टॉर्म आता है, तो हमें इनसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब नेचुरल फिनोमेना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो मैंने आपको क्लास 7th के अंदर करवा रखा है. अब है हमारे पास बेटा क्लास 8th के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास 8th के अंदर कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में हम इसके अंदर जानेंगे. अब इसके अंदर कुछ नेचुरल फिनोमेना कैसे होंगे, जैसे लाइटनिंग प्रोसेस और अर्थक्वेक. ये दोनों ही हमारे पास क्या है बेटा नेचुरल फिनोमेना हैं. जैसे हम बात करें लाइटनिंग की या किसकी, अर्थक्वेक की, दोनों ही हमारे पास क्या है नेचुरल फिनोमेना है. और दोनों ही जब भी हमारे पास क्या होते हैं, अर्थ के संपर्क में आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ का और लाइफ का. ठीक है, जैसे अर्थक्वेक का आता है तो आपको पता है अर्थक्वेक क्या होता है, जिसको हम भूकंप बोलते हैं. जैसे ये आता है तो लाइफ का और ह्यूमन का दोनों का ही क्या होता है बेटा लॉस होता है हमारे अर्थ के ऊपर. तो इन नेचुरल फिनोमेना से हमने, जैसे लाइटनिंग है और अर्थक्वेक है, इनसे हमें बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ले चलते हैं हम बेटा लाइटनिंग के बारे में कि लाइटनिंग हमारे पास क्या होती है. लाइटनिंग क्या होती है, सुनो ध्यान से. आपने देखा होगा हमारे घरों के बाहर इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं. इलेक्ट्रिक पोल्स मीन्स बिजली के खंभे. ठीक है, बिजली के खंभे सभी ने देख रखे होंगे. अब उनकी जो तारें होती हैं, वायर्स होती हैं, कभी लूज हो जाती हैं तो दोनों वायर्स आपस में इंटरेक्ट में आती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है. आपने कभी चिंगारी देखी होगी, दो वायर्स जब आपस में इंटरेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक पोल्स की, खंभों की, तो उसमें से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है. वो जो स्पार्क होता है वो किसकी फॉर्म में होता है बेटा, लाइटनिंग की ही फॉर्म में होता है. ठीक है, या आपने देखा होगा जैसे हमारे घरों के प्लग होते हैं, ठीक है, या सॉकेट होते हैं घरों के, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ चीज़ को लगाते हैं और वो चल जाती है. उस सॉकेट के अंदर भी क्या होता है, कई बार स्पार्कलिंग आपने देखी होगी, चिंगारी निकलती हुई देखी होगी, तो वो भी क्या है बेटा लाइटनिंग प्रोसेस ही है. और एक नेचुरल फिनोमेना में हमारे पास लाइटनिंग कैसे आती है वो भी आपको पता होगा. लाइटनिंग हमारे पास ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, जब रेन पड़ती है तो थंडर स्टॉर्म, बादल, जो हमारे क्लाउड होते हैं आपस में क्या होते हैं बेटा, जब इंटरेक्ट होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं. तो उसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइटनिंग ही बोलते हैं. तो वो जो वाली लाइटनिंग होती थी आज से कम एंशिएंट टाइम्स के अंदर. अब तो हमें पता है कि जो हमारे पास क्या होता है, जो क्लाउड होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी क्या होती है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. ये तो हमें अभी पता चला है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, ठीक है, जो एंशिएंट पीपल थे वो क्या करते थे, उन्होंने एक स्टोरी बना रखी थी कि जो हमारे पास लाइटनिंग प्रोसेस होता है उसका मतलब क्या होता है बेटा कि गॉड हमें देख रहा है. ठीक है, गॉड हम पे गुस्सा है और हमें देख रहा है, क्योंकि आपको पता है जब लाइटनिंग होती है तो एकदम से क्या हो जाता है,
डे के जैसा लगने लग जाता है हमें, ठीक है। तो पुराने टाइम के जो पीपल थे उन्होंने अपना मिथ बना रखा था कि हमारे पास गॉड हमें देख रहा है और गॉड हमसे गुस्सा है। लेकिन आजकल हमें पता है कि लाइटनिंग प्रोसेस किसकी वजह से होता है, जब दो क्लाउड आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट में आते हैं, तब भी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उनमें से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है एक बड़े स्केल पे, ठीक है। वो जो चिंगारी निकलती है उसकी वजह से क्या होती है बेटा, लाइटनिंग प्रोसेस होता है। अब आप ये बताओ, हमारे पास ये जो स्पार्क निकलता है, ठीक है, ये जो स्पार्क निकलता है इसके बारे में पहले कौन कौन जानता था? तो इसके बारे में हमारे पास जो ग्रीस के लोग थे वो जानते थे। सो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, दिस स्पार्क दैट द ग्रीक नोन अबाउट। जो ग्रीक लोग थे, ठीक है, आपने ग्रीक के बारे में सुना होगा, ग्रीक के जो लोग थे वो जानते थे 600 BC के अंदर ही, ग्रीक के लोग जानते थे 600 BC के अंदर ही कि हमारे पास जो लाइटनिंग प्रोसेस है वो किसकी वजह से है, एक स्पार्क की वजह से है, एक चिंगारी की वजह से होता है, ठीक है। अब उन्होंने उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट क्या किया था जिसकी वजह से उनको पता लगा था कि ये जो लाइटनिंग प्रोसेस है या ये जो प्रोसेस होता है ये सेम होता है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक एम्बर था हमारे पास, एक एम्बर क्या होता है, एक रेजिन मटेरियल होता है, उसको रब करवाया किसके साथ, फर के साथ, ठीक है। फर क्या होते हैं, हेयर, ठीक है, इनकी आपस में रबिंग करवाई। तो अब इसकी जब इनकी आपस में रबिंग करवाई तो इस एम्बर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, छोटा कोई सा हल्का जो सब्सटेंस है वो इसके क्या आता है, कांटेक्ट में आता है, तो उसको वो उठा लेता है। जैसे मान लो कि हेयर है, एम्बर और मैंने फर को आपस में रब किया, और आपको पता है जब इसको रब करूँगा तो रब करने के बाद मैं हेयर को उठाऊँगा तो हेयर इसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रोसेस बेटा है, लाइटनिंग की तरह ही एक प्रोसेस है, ठीक है। अब हमारे पास क्या था कि ये जो एम्बर प्लस फर को मैंने रब किया, रब करने पर इसने हेयर को क्या कर लिया, कांटेक्ट में लेके आया। ये वाला जो प्रोसेस है या ये जो वाला प्रोसेस है, लाइटनिंग प्रोसेस है, क्या ये दोनों सेम है? इसके बारे में जानने के लिए हमें किसके बारे में पढ़ना होगा बेटा, 1752 के अंदर एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि जो लाइटनिंग प्रोसेस होता है या जो हमारे पास क्या होता है, हमारे कपड़ों के अंदर जो स्पार्क होता है। अब आप कहोगे कपड़ों के अंदर स्पार्क कैसे होता है, जैसे मान लो कि वुलन क्लॉथ होते हैं या पॉलिस्टर क्लॉथ होते हैं, जब हम अपने कपड़ों को उतारते हैं, ठीक है, जब हम अपने कपड़ों को उतारते हैं, क्लॉथ को उतारते हैं, तो आपने कई बार क्रैकलिंग साउंड सुना होगा। जब हम कपड़ों को उतारते हैं, एक डार्क रूम के अंदर उतारें, तो आपको कई बार अपने कपड़ों में से चिंगारी निकलती हुई दिखाई देती है। आपने कभी देखा होगा डार्क रूम के अंदर अगर कपड़ों को रब कर रहे हैं या कपड़ों को उतार रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या दिखेगा, उसमें से चिंगारी निकलती हुई दिखेगी। वो जो चिंगारी है वो भी क्या है, एक लाइटनिंग प्रोसेस है, लेकिन थोड़े अमाउंट में है। लेकिन ये जो हमारे पास लाइटनिंग प्रोसेस होता है वो बड़े अमाउंट में होता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, ठीक है, वो एक बड़े अमाउंट में होता है। लेकिन कपड़ों के अंदर जो चिंगारी निकल रही है वो छोटे अमाउंट में है, लेकिन दोनों प्रोसेस क्या हैं बेटा, सेम है। तो लाइटनिंग और जो कपड़ों का स्पार्क करना, दोनों प्रोसेस हमारे पास क्या है बेटा, सेम है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें ये बताया कि हमारे पास जो लाइटनिंग प्रोसेस होता है एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे कपड़ों के अंदर जो स्पार्क चिंगारी निकलती है वो सेम प्रोसेस है, या खंभों के अंदर जो चिंगारी निकलती है दो वायर में से वो क्या है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। या हमारे जो सॉकेट होते हैं घरों के अंदर लगे हुए उनमें से जो चिंगारी निकलती है वो क्या है, सेम प्रोसेस है। तो अब हमने ये जान लिया कि हमारे पास जब एम्बर प्लस फर को आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, तो रब करने पर हमारे पास इस एम्बर के ऊपर कुछ ना कुछ क्या आ गया, चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इसने हेयर को उठा लिया। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास वो किससे मेल खाता है बेटा, लाइटनिंग प्रोसेस से ही मेल खाता है। तो ये लगभग क्या है, सेम प्रोसेस है। अब इन प्रोसेस को हम जानेंगे कैसे कि ये सेम प्रोसेस है, तो इसके लिए कुछ हम एक्टिविटी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिससे हम ये जानेंगे कि ये जो प्रोसेस है हमारे पास बेटा वो बिल्कुल क्या है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ एक्टिविटी करने से पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
अब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास जब एक एक्टिविटी लेता हूँ मैं, एक हमारे पास क्या है, प्लास्टिक का क्या है, कंघी है, ठीक है, प्लास्टिक की कंघी है या कंघी है, कोई भी ले लो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको सिर से ऐसे रब करना है जोर जोर से। जब आप उसको रब करते रहोगे कुछ देर बाद आपने क्या करना है, छोटे से पेपर लेने हैं टेबल के ऊपर, अब उसके पास लेके जाना है इसको। जब उसके पास लेके जाएंगे तो ये छोटे छोटे जो पेपर हैं, स्मॉल पेपर हैं, वो इसके साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है हमारे पास बेटा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि हमारे पास जो प्लास्टिक का कोई चीज़ है, ये मान लो ये जो मार्कर है, मैंने इसके साथ रब किया या कंघी को इसके साथ रब किया हेयर के साथ, तो इस प्लास्टिक की चीज़ के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। उस चार्ज ने इस छोटे छोटे पेपर के जो पीसीस थे उसको आपस में इंटरेक्ट में कर लिया, ठीक है। अब ये जो इंटरेक्ट में क्यों किया, इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये क्या था हमारे पास बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ था उस कंघी के अंदर या उस मार्कर के अंदर, जिसने उस पीसीस को अट्रैक्ट कर लिया और उठा लिया। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है, कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो क्यों आता है, किसके द्वारा आता है। अब देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास रबिंग के द्वारा, कि चार्ज जो हमारे पास क्या रबिंग के द्वारा आता है। तो चार्जिंग बाय रबिंग, तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है, चार्ज के बारे में बात करते हैं। आपको पता है चार्ज हमारे पास टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। यही होता है, यही आपने सुन रखा है अभी तक, ओके। अब ये जो चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कब आता है, ठीक है, कब आ सकता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करें तब भी ये चार्ज क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है उसकी बॉडी के ऊपर। जैसे मान लो अभी मैंने आपको पीछे एक्टिविटी बताई थी कि मैंने ये मार्कर हूँ, इसको अपने हेयर के साथ क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। जब मैं इसको अपने हेयर के साथ रब करूँगा तो क्या होगा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, रब करके फिर मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे जो पीस हैं पेपर के उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी दूरी पे रख रहा हूँ और वो जो पीसेस हैं पेपर के इसके साथ अटैच हो जाएंगे। क्यों होते हैं, क्योंकि जब मैंने इस मार्कर को रब किया अपने हेयर के साथ तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या आ गया, चार्ज आ गया, जिसने अनचार्ज बॉडी को उठा लिया। मतलब ये जो पीस थे पेपर के, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन मार्कर के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज था, जिसके कारण मार्कर के साथ क्या चिपक गया बेटा, वो पीसेस जो थे पेपर के वो चिपक गए। तो हमारे पास क्या होता है, किसी भी बॉडी को जब रब करते हैं तब उसके ऊपर क्या होता है बेटा, चार्ज जनरेट होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो मतलब हमारे पास जब किसी बॉडी को रब करते हैं हम बेटा, रगड़ते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है बेटा, चार्ज जनरेट होता है। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक ही ये है कि चार्जिंग बाय रबिंग, रबिंग से कैसे चार्ज हमारे पास जनरेट होता है। एक और एक्टिविटी लेते हैं हम, ठीक है, उसके थ्रू समझेंगे। मान लो जैसे मेरे पास क्या है बेटा, रिफल है, ठीक है, पेन की रिफल है, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, पेन की रिफल को या पेन को या इस मार्कर को वुलन क्लॉथ से रब किया। वुलन का जो क्लॉथ होता है, जैसे ये मान लो वुलन क्लॉथ है, उसके साथ मैंने रिफल को क्या किया बेटा, रब किया। अब मैंने क्या किया, कुछ पीसेस लिए पेपर के, ठीक है, अब उनको उठाना चाह तो वो क्या हो जाएंगी, उसके साथ चिपक जाएंगे। किसके साथ, उस रिफल के साथ, उस मार्कर के साथ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस रिफल उस मार्कर के अंदर क्या हो गया बेटा, चार्ज जनरेट हुआ जब मैंने उसे वुलन क्लॉथ से क्या किया था बेटा, रब किया था, ठीक है। इसलिए वो जो पेपर थे वो उसके साथ क्या हो गए बेटा, अट्रैक्ट हो गए। वो पेपर क्या हो गए, उसके साथ बेटा अट्रैक्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज जनरेट होता है वो रबिंग के द्वारा भी होता है। तो मैं कुछ आपको इस ये जो हमारे पास नीचे टेबल दे रखी है, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट हैं, उनको मैं रब करवा रहा हूँ कुछ ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे मटेरियल है जिससे मैं रबिंग करवा रहा हूँ। और क्या ये जो हमारे पास मटेरियल हैं वो किसी ना किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उनके ऊपर चार्ज आता है या नहीं आता वो भी हम देखेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, रिफल है, रिफल को रब करवा रहा हूँ किसके साथ बेटा, पॉलीथीन के साथ या वुलन क्लॉथ के साथ, ठीक है।
मैं रिफल को रब करवा रहा हूँ किसके साथ, वुलन क्लॉथ या पॉलीथीन के साथ, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिखना है अट्रैक्ट करता है या अट्रैक्ट नहीं करता, किसको, जो पेपर होते हैं उनके पीसीस को, तो अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे क्या लिखोगे, अट्रैक्ट करता है, और उसके ऊपर चार्ज आता है, किसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, किसके ऊपर चार्ज आया, रिफल के ऊपर चार्ज आया, ठीक है। तो यहाँ पे किसके ऊपर चार्ज आता है बेटा, रिफल के ऊपर चार्ज आता है जब उसको वुलन क्लॉथ या पॉलीथीन से हम क्या करते हैं बेटा, रब करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बैलून, बैलून को किसके साथ मैंने रब किया, पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ या ड्राई हेयर, इनके साथ मैं अगर रब करूँगा तो क्या इन जो बैलून है, जब पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ या ड्राई हेयर के साथ रब करूँगा तो क्या मेरे बैलून जो होता है उसके ऊपर चार्ज आता है बेटा, ठीक है। इसका मीनिंग वो अट्रैक्ट करता है किसको, पेपर को, और उसके ऊपर चार्ज भी आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इरेजर है, इरेजर को मैंने रब किया किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ या वूल के साथ, तो उसके ऊपर भी क्या आएगा बेटा, चार्ज आएगा, ठीक है। वो अट्रैक्ट करेगा किसको, छोटे छोटे पीसीस, किसके, पेपर के पीसीस को अट्रैक्ट करेगा, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या आएगा बेटा, चार्ज भी आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा स्टील स्पून है, स्टील का कोई स्पून है, उसको मैंने पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ से क्या किया, रब किया। स्टील का स्पून है, मैंने उसको वुलन क्लॉथ या पॉलीथीन से क्या किया, रब किया, तो हमारे पास वो क्या अट्रैक्ट करेगा, पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और उस स्टील के स्पून के ऊपर भी क्या आएगा बेटा, चार्ज आएगा। तो हमने इसके अंदर ये जाना कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या आता है, चार्ज आता है। तो इन सब के ऊपर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। जब इन सभी को इसके साथ क्या कर रहे हैं बेटा, रब कर रहे हैं इनके साथ, तो इनके ऊपर चार्ज आ रहा है, और चार्ज आने की वजह से ये जो पीसीज हैं पेपर के उनको आपस में क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ ही दूरी से अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर क्या आ गया बेटा, चार्ज आ गया। वो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज आने की वजह से उसने दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। हमारे पास किस किस टाइप के चार्जेस होते हैं और उनमें कौन सा बेटा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो उनके बारे में हम देखेंगे। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या होता है। चार्ज हमारे पास कब आता है, रबिंग के द्वारा भी हमारे पास क्या आता है, चार्ज आता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं चार्ज के और उनमें कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है। तो कुछ एक्टिविटी के द्वारा हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी है हमारे पास दो, हमने क्या लिए हैं बेटा, बैलून लिए हैं। ये हमारे पास क्या है, बैलून है, ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है बेटा, बैलून है। ये दोनों बैलून लिए हैं और उनको क्या करना है बेटा, एक स्ट्रिंग की हेल्प से लटका देना है नीचे, ठीक है, ओके। हमने स्ट्रिंग की हेल्प से दोनों बैलून को नीचे लटका दिया है। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं होने चाहिए, ओके। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से। अब इस बैलून को वुलन क्लॉथ से रब करना है, इसको भी और इसको भी, दोनों को वुलन क्लॉथ से आपने क्या करना है बेटा, रब करना है। तो जब मैं दोनों बैलून को वुलन क्लॉथ से रब करूंगा और छोड़ूंगा, ठीक है, जब मैं उनको छोड़ूंगा तो आप ये देखेंगे कि दोनों के दोनों जो बैलून हैं जिनके ऊपर चार्ज आ रहा है कुछ ना कुछ, जब हम उसको रब कर रहे हैं, बैलून को वुलन क्लॉथ से रब कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर क्या आया, चार्ज आया। अब जब दोनों छोड़ेंगे तो देखेंगे आप कि दोनों बैलून जो हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। दोनों बैलून जो हैं एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों बैलून जो हैं जब हमने इनको रब किया तो ये दूर दूर क्यों जाने लग गए। एक और एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, ये एक्टिविटी बीच में छोड़ता हूँ, एक और एक्टिविटी करते हैं। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि ये मेरे पास क्या है, पेन की रीफिल है। पेन की रीफिल सभी ने सुन रखी है ना, हाँ, ये भी मेरे पास क्या है, पेन की रीफिल है। दोनों पेन की रीफिल को मैं क्या करता हूँ, रब करता हूँ। जो ग्लास में पड़ी है उस पेन की रिफिल को भी और इसको भी, दोनों को मैं पॉलीथीन से रब करता हूँ, ठीक है। पॉलीथीन से दोनों को रब कर रहा हूँ, रब कर दिया दोनों को पॉलीथीन से। अब क्या करना है, दोनों को पास में लेके आना है। जब मैं इस रिफिल को इसके पास में लेके आऊँगा तो ये दोनों आप एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा, रिपेल करेंगी, दूर दूर भेजेंगी, ठीक है। तो ये भी क्या कर रही है,
जब इन दोनों रिफल को मैंने पॉलीथीन से रब किया, जब दोनों को पास में लेके आया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, दूर दूर भेज रही हैं, जैसे बलून भेज रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बलून है और ये जो हमारे पास रिफल है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर भेज रहे हैं। अब एक और एक्टिविटी करो, इस रिफल को इस किसके अंदर रखो, इसी के अंदर रखो, इस कंटेनर के अंदर। अब बैलून जो है हमारे पास, जो बैलून था वो वाला, उसको इसके पास लेके आओ, इस रिफल के उसको पास लेके आओ। हमारे पास ये बैलून जो है इस रिफल के पास लेके आओ। जब इस बैलून को इस रिफल के पास लेके आएंगे तो हमारे पास आप देखोगे कि दोनों के बीच में क्या हो रही है, इंट्रैक्शन हो रही है, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे तो क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, दूर दूर भेज रहे थे। यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को दूर दूर भेज रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, सुनो ध्यान से। तीनों एक्टिविटी के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास एक चार्ज जो बैलून है दूसरे चार्ज बैलून को क्या करता है बेटा, रिपेल करता है। याद रख लेना, एक चार्ज जो बैलून है दूसरे चार्ज बैलून को क्या करता है, हमेशा रिपेल करता है। एक चार्ज रिफल जो है दूसरी चार्ज रिफल को हमेशा क्या करती है, रिपेल करती है। लेकिन हमारे पास एक बैलून, चार्ज बैलून दूसरे चार्ज रिफल को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है हमारे पास? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे यही रीज़न है कि मान लो कि हमारे पास क्या है, मान लो कि हमारे पास क्या है, बैलून के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो आपको पता है दो अपोजिट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सपोज कर लो इन दोनों बैलून को जब मैंने वुलन कोट से रब किया था तो मान लो कि सपोज कर लो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, हमेशा रिपेल करते हैं। तो दो नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल मीन्स दूर दूर भेजते हैं। ठीक है, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दो दूर दूर भेजते हैं। ठीक है, मतलब सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं, ये सेम चार्ज हैं तो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर दूर भेजेंगे। यहाँ पे भी मान लो कि रिफल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मान लो कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को जब पॉलीथीन से रब किया था तो दोनों के ऊपर क्या आया, सेम चार्ज आया, पॉजिटिव। इसलिए रिफल जो थी सेम चार्ज के कारण ये एक दूसरे को क्या कर रही थी बेटा, रिपेल कर रही थी। अब देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या हमने माना, अब सुनो, हमने बैलून के ऊपर माना था नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर माना है मान लो पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा क्या यहाँ पे याद रख लेना, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे आप बता रहा हूँ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, नेगेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। ठीक है, फिर पॉजिटिव और क्या, पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो हमेशा क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, फिर भी वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने जो चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेना है कि अगर मान लो किसी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम चार्ज आता है तो उनकी बॉडी हमेशा क्या करेगी बेटा, रिपेल करेगी, एक दूसरे से दूर दूर जाएगी। अगर मान लो कि हमारे पास दोनों के ऊपर सेम चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमेशा उन दोनों ऑब्जेक्ट की बॉडी रिपेल करेगी, दूर दूर जाएगी। अगर मान लो कि एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, या एक के ऊपर नेगेटिव दूसरे के ऊपर पॉजिटिव, कोई भी चार्ज आए, अपोजिट चार्ज आए, तो उनकी बॉडी हमेशा क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। तो इस एक्टिविटी में आपने ये जाना कि बैलून जो थे एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे थे, कि दोनों में सेम चार्ज था इसलिए रिपेल कर रहे थे, इन दोनों में भी सेम चार्ज था इसलिए रिपेल कर रहे थे, लेकिन इन दोनों में क्या है, अपोजिट चार्ज है इसलिए क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने इसमें क्या जाना, टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज जाने, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है,
नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। और उनकी इंट्रैक्शन के बारे में भी जानना आपने कि उनके बीच में इंट्रैक्शन कैसे होती है। अगर सेम चार्ज होंगे तो ये करेगा, अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो ये करेगा। ओके, नेक्स्ट हम एक और एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे समझेंगे कि चार्ज के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है बेटा वो कैसे होता है। एक और एक्टिविटी है हमारे पास ग्लास की रोड है, उसको मैंने रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ, ठीक है। और उसके ऊपर क्या आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। जब मैं ग्लास की रोड को रब करूंगा सिल्क क्लॉथ के साथ तो उसके ऊपर क्या आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है। और एक मैंने क्या लिया, प्लास्टिक की स्ट्रॉ ली। प्लास्टिक की स्ट्रॉ मीन्स प्लास्टिक की छड़ी, ठीक है। छड़ी को मैंने रब किया किसके साथ बेटा, पॉलीथीन के साथ, और उसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। जब मैं ग्लास की रोड को प्लास्टिक की स्ट्रॉ के पास लेके जाऊंगा, ग्लास की रोड को प्लास्टिक की स्ट्रॉ के पास लेके जाऊंगा आफ्टर रबिंग, तो हमारे पास क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा बेटा, इंटरेक्शन होगा। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमने समझा कि अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। ओके, फिर एक और है हमारे पास बेटा, इसके अंदर एक चीज़ और समझने वाली है कि जो हमारे पास चार्ज जनरेट हो रहा है रबिंग के द्वारा, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, वो जनरेट हो रहा है और उसी चार्ज को हम बोलते हैं बेटा स्टैटिक चार्ज, ठीक है। और जो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो उस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारे पास क्या होता है, वो चार्ज कभी भी मूव नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता, सिर्फ उस सब्जेक्ट के ऊपर ही आता है। देखो जैसे ग्लास रोड है तो इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है, आगे मूव नहीं करेगा। प्लास्टिक की स्ट्रॉ के ऊपर है तो प्लास्टिक की स्ट्रॉ के ऊपर ही चार्ज रहेगा, आगे मूव नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं बेटा स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो चार्ज एक ही पोजीशन पे रहेगा, कभी मूव नहीं करेगा, उसको बोलते हैं बेटा स्टैटिक चार्ज। ओके, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, कौन सा चार्ज होता है, ये स्टैटिक चार्ज होता है। याद रख लेना, जो चार्ज हमारे पास रबिंग के द्वारा जनरेट होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है एक ही जगह पे खड़े रहना, ठीक है, आगे पीछे मूव नहीं करना। अगर मान लो हमारा चार्ज मूव करे, अगर मान लो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घरों के अंदर आती है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। मान लो अगर कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है तो वो क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बन गया या इलेक्ट्रिक करंट बन गया, जो हमारे घरों के अंदर आता है। लेकिन ये जो हमारे पास जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो जो उसके ऊपर चार्ज जनरेट होता है वो क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होता है, वो कभी मूव नहीं करता, ठीक है, इतना याद रख लेना है। अगर उनको मूव करवाना है, अगर उस चार्ज को मूव करवाएंगे तो वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और स्टैटिक चार्ज के बीच में आपको फर्क या डिफरेंस पता लग गया होगा। जो चार्ज मूव करता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है और जो चार्ज मूव नहीं करता, एक जगह पे रहता है, वो होता है स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।